हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 15 संविधान का निर्माण। आज हमारा टॉपिक है इसमें राज्य की शक्तियाँ। राज्य से तात्पर्य यानी सरकार की शक्तियाँ। इससे पहले के इस चैप्टर के पार्ट हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे राज्य की शक्तियाँ। संविधान सभा में इस बात पर काफ़ी बहस हुई कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के क्या अधिकार होने चाहिए। जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस टाइम में इस बात पर काफ़ी बहस चली संविधान सभा में कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के क्या अधिकार होने चाहिए। कौन से अधिकार ऐसे होने चाहिए जो राज्य सरकार के हों और कौन से अधिकार ऐसे हों जो केंद्र सरकार उन पर कानून बना सके। जो लोग शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे उनमें जवाहरलाल नेहरू भी थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और यह शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे। इनका मानना ऐसा था कि केंद्र जो है केंद्रीय सरकार वह शक्तिशाली होनी चाहिए। संविधान सभा के अध्यक्ष के नाम लिखे पत्र में उन्होंने कहा था कि अब जबकि विभाजन एक हकीकत बन चुका है, एक दुर्बल केंद्रीय शासन की व्यवस्था देश के लिए हानिकारक होगी, क्योंकि ऐसा केंद्र शांति स्थापित करने में, आम सरोकारों के बीच समन्वय स्थापित करने में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू जो थे उनका ऐसा मानना था कि अगर केंद्रीय सरकार जो है अगर वह दुर्बल होगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह पूरे देश के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं रहेगी और राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करने में भी वह सक्षम नहीं रह सकती। इसलिए जवाहरलाल नेहरू एक शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे। संविधान के मसौदे में विषयों की 3 सूचियां बनाई गई थी: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संविधान सभा में विषयों की 3 सूचियां बनाई गई। एक का नाम केंद्रीय सूची, दूसरी राज्य और तीसरी सूची थी समवर्ती सूची। पहली सूची जो थी केंद्रीय सूची, इसके जो विषय थे ये सारे विषय केंद्र सरकार ही इन विषयों पर कानून बना सकती थी। पहली सूची के विषय केवल केंद्र सरकार के अधीन होने थे, जबकि दूसरी सूची जो थी हमारी राज्य सूची, इसके विषय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं। यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। तीसरी सूची के विषय में केंद्र, जो तीसरी सूची हमारी समवर्ती सूची, उसमें जो विषय वर्णित हैं उनके विषय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हो कि समवर्ती सूची के किसी विषय के ऊपर केंद्र और राज्य सरकार ने कानून बनाया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये अगर कानून बनाया और उस कानून को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में भेद हुआ, मतलब टकराव हुआ, तो उस स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून ही मान्य होता है। परंतु अन्य संघों की तुलना में बहुत ज़्यादा विषयों को केवल केंद्रीय नियंत्रण में रखा गया था। बहुत सारे ऐसे विषय थे जिन्हें केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में रखा गया। समवर्ती सूची में भी प्रांतों की इच्छाओं की उपेक्षा करते हुए बहुत ज़्यादा विषय रखे गए थे। समवर्ती सूची जो थी तीसरी, इसमें भी बहुत ज़्यादा विषय रखे गए। मतलब इस सूची में जो भी विषय एक तरीके से वे केंद्र सरकार के ही अधीन हो जाते हैं। खनिज पदार्थों तथा प्रमुख उद्योगों पर भी केंद्र सरकार को ही नियंत्रण दिया गया। जो भी देश में खनिज पदार्थ पाए जाएंगे और प्रमुख उद्योग जो हैं उनके ऊपर नियंत्रण भी केंद्र सरकार का होना था। अनुच्छेद 356 में गवर्नर के सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दे दिया। मतलब संविधान का जो अनुच्छेद 356 है इसमें यह वर्णित है, अगर गवर्नर लिखित रूप में ये रिपोर्ट देता है कि उस राज्य का जो शासन है वह संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा, तो केंद्र सरकार वहाँ पर, राष्ट्रपति जो है वह उस राज्य में आपातकाल लगा सकता है, जिसे राज्य आपात भी कहा जाता है। संविधान में राजकोषीय संघवाद की भी एक जटिल व्यवस्था बनाई गई। कुछ करों जैसे सीमा शुल्क और कंपनी कर से होने वाली सारी आय केंद्र सरकार के पास रखी गई। कुछ कर ऐसे हैं जिनसे जितनी भी आय होगी वो सारी का फायदा केंद्र सरकार को जाएगी, वो सारी आय। कुछ अन्य मामलों में जैसे आयकर और आबकारी शुल्क में होने वाली आय राज्यों और केंद्र सरकारों के बीच बांट दी गई, तथा अन्य मामलों में से होने वाली आय जैसे राज्य स्तरीय शुल्क पूरी तरह राज्यों को सौंप दी गई। कुछ ऐसे मामले हुए जिनमें राज्य और केंद्र के बीच बांट दी गई उनकी आय,
और कुछ ऐसे मामले हैं जो सीधे ही, जैसे राज्य स्तरीय शुल्क जो होते हैं, इनकी सारी आय सीधा स्टेट गवर्नमेंट को जाती है। राज्य सरकारें जो हैं, राज्य सरकारों को अपने स्तर पर भी कुछ अधिभार और कर वसूलने का अधिकार दिया गया। उदाहरण के लिए वे जमीन और संपत्ति कर, बिक्री कर तथा बोतलबंद शराब पर अलग से कर वसूल कर सकते थे। कुछ ये राज्य सरकार को भी शक्तियां प्रदान की गई कि वे थोड़े से कर अलग से भी लगा सकती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केंद्र बिखर जाएगा। राज्यों के अधिकारों की सबसे शक्तिशाली हिमायत मद्रास के सदस्य के संतनम ने पेश की। के संतनम जो है मद्रास के रहने वाले थे और ये संविधान सभा के सदस्य थे। इन्होंने ये राज्यों की शक्तियों के पक्ष में थे। इन्होंने कहा अगर केंद्र सरकार को ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं तो केंद्र सरकार उन जिम्मेदारियों को अच्छे से नहीं निभा पाएगी, और इसलिए इन्होंने अपने भाषण दिया केंद्र बिखर जाएगा। आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है। प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग से सभा में तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी। शक्तिशाली केंद्र की जरूरत को असंख्य अवसरों पर रेखांकित किया जा चुका था। अंबेडकर ने घोषणा की थी कि वह एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहते हैं। B.R. अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, इन्होंने भी ये घोषणा की कि वह खुद एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहते हैं। इनका मानना यह था कि अगर केंद्र शक्तिशाली नहीं हुआ तो राज्य जो है आगे भी भारत में अस्थिरता पैदा हो सकती है, इसलिए शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे। 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र, मतलब जो 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में केंद्र बना था, अंबेडकर उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र चाहते थे। गोपाल स्वामी अय्यर ने जोर देकर कहा कि केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। गोपाल स्वामी अय्यर भी केंद्र सरकार के मजबूत होने के पक्ष में थे। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे हिंदी की हिमायत। जब संविधान सभा में ये बहस हुई कि देश की राष्ट्रभाषा किसे बनाया जाए, तो इस पर भी बहुत बहस हुई संविधान सभा में, उसी का हम अध्ययन करेंगे। संविधान सभा के एक शुरुआती सत्र में संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य R.V. धुलेकर ने इस बात के लिए पुरजोर शब्दों में आवाज़ उठाई थी कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। कांग्रेसी सदस्य थे R.V. धुलेकर और ये संयुक्त प्रांत से चुने गए थे, यानी यूपी से, और इन्होंने पुरजोर शब्दों में आवाज़ उठाई कि हमारे देश का संविधान जो है उसको हिंदी भाषा में ही लिखा जाना चाहिए। जब किसी ने कहा कि सभा के सभी सदस्य हिंदी नहीं समझते, तो इनकी इस बात के पक्ष में किसी संविधान सभा के सदस्य ने ही, किसी और सदस्य ने कहा कि संविधान सभा के जो सभी सदस्य हैं वे हिंदी को नहीं समझते। तो धुलेकर ने पलटवार करते हुए उनका जवाब देते हुए कहा कि इस सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते, वे इस सभा की सदस्यता के पात्र नहीं हैं। और धुलेकर ने उनके पक्ष में, उनके विरोध में यह कह दिया कि अगर जो लोग इस सभा में बैठे हुए हैं और भारत का संविधान रचने के लिए आए हैं और वे हिंदी नहीं जानते, यानी हिंदुस्तानी नहीं जानते, तो उन्हें संविधान रचने का सदस्यता के पात्र नहीं होने चाहिए, वे सभा के सदस्य नहीं होने चाहिए। जब इन टिप्पणियों के कारण सभा में हंगामा खड़ा हुआ तो धुलेकर हिंदी में अपना भाषण देते रहे। जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के चलते आखिरकार सदन में शांति बहाल हुई, लेकिन भाषा का सवाल अगले 3 साल तक बार बार कार्रवाइयों में बाधा डालता रहा और सदस्यों को उत्तेजित करता रहा। तकरीबन 3 साल बाद 12 सितंबर 1947 को राष्ट्र की भाषा के सवाल पर धुलेकर के भाषण ने एक बार फिर तूफान खड़ा कर दिया। तब तक संविधान सभा की भाषा समिति अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी थी। समिति ने राष्ट्रीय भाषा के सवाल पर हिंदी के समर्थकों और विरोधियों के बीच पैदा हो गए गतिरोध को तोड़ने के लिए एक फार्मूला विकसित कर लिया था। उसमें क्या था कि समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी, परंतु इस फार्मूले को समिति ने घोषित नहीं किया था। समिति का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, ना कि एक साथ सभी देश की जनता पर